कल क्या हुआ था? हम्म। अच्छा, कल तो आपकी क्लास ही नहीं हुई थी, है ना? ठीक है। अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण। अधिगम का स्थानांतरण या अधिगम का अंतरण क्या होता है, या फिर ट्रांसफर ऑफ लर्निंग क्या होता है? तो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग या अधिगम का अंतरण अथवा स्थानांतरण भी कह सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ हम जानेंगे कि अधिगम का अंतरण होता क्या है, और उसके बाद में विभिन्न विद्वानों के द्वारा जो सिद्धांत दिए गए हैं उन सिद्धांतों के आधार पर किस तरह से अधिगम का अंतरण होता है, और फिर हम बात करेंगे अधिगम अंतरण के प्रकारों को लेकर के। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं अधिगम अंतरण या स्थानांतरण क्या है। अधिगम अंतरण या स्थानांतरण क्या है? आप देखिए दोस्तों, हम लोग दो परिस्थितियों से गुजरते हैं अधिगम व्यवहार में। पहली बात तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति इसलिए सीखता है कि सीखे हुए व्यवहार को उसे किसी दूसरी परिस्थिति में काम में लेना होता है। और सेकंड नंबर पर जो भी सीखता है वो सीखने के बाद दूसरी परिस्थिति में अनिवार्य रूप से उसको किस में लेता है? काम में लेता है। तो दोनों मिलाकर के उसकी प्रोसेस पूरी होती है। पहले नंबर पर सीखना, व्यक्ति चीज़ों को सीखता है। दूसरे नंबर पर उसको काम में लेना। पहले सीखना फिर काम में लेना। सीखेगा, ये पहली परिस्थिति है। और ये दूसरी परिस्थिति है। परिस्थिति ए, परिस्थिति बी। इसका अर्थ ये हुआ कि कोई भी अधिगम व्यवहार होता है उसके दो स्टेप होते हैं। पहला वो स्टेप जहाँ से हम चीज़ों को सीख रहे होते हैं, दूसरा वो स्टेप जहाँ पर हम उनको काम में ले रहे होते हैं। फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पर एक परिस्थिति वो जिसमें हम सीखते हैं, दूसरी परिस्थिति वो जहाँ सीखे हुए ज्ञान को काम में लेते हैं। तब जाकर के अधिगम का पूरा प्रोसेस हो पाता है। और इसीलिए हम किसी व्यवहार को सीखते हैं, अधिगम को प्राप्त करते हैं, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि एक परिस्थिति में सीखे हुए ज्ञान को या व्यवहार को जब हम किसी दूसरी परिस्थिति में काम में लेते हैं तो वही क्या होता है? अधिगम का स्थानांतरण या अंतरण होता है, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता है। यानी पहली परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान या व्यवहार जब दूसरी परिस्थिति में उपयोग में लाया जाए तो इस संपूर्ण प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रांसफर ऑफ लर्निंग कहते हैं। जैसे पहली बार जब आप किसी स्कूल में पढ़ने गए थे, उस समय आपको भाषा का ज्ञान दिया गया था। दुनिया की किसी भी कोने में आप पढ़ने चले जाओ, सबसे पहले बालक जब पढ़ना शुरू करता है तो उसे भाषा से जोड़ा जाता है, उसको भाषा का ज्ञान दिया जाता है। और जब उसे भाषा का ज्ञान दिया जाता है तो उस भाषा के ज्ञान के प्राप्त होने के बाद
उसी भाषा के ज्ञान से या उसके आधार पर बालक दूसरे विषय पढ़ने लगता है। वो सामाजिक विज्ञान पढ़ता है, गणित पढ़ता है, विज्ञान पढ़ता है और कोई विषय पढ़ता है, तो किसी भी दूसरे विषय को पढ़ने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ती है? भाषा की। बिना भाषा के जाने आप वो विषय नहीं पढ़ सकते। भाषा कोई भी हो सकती है, सैकड़ों प्रकार की भाषाएं हैं दुनिया में। जो जिस परिवेश की भाषा है उसी भाषा को वो सीखता है और काम में लेता है। इसका अर्थ ये हुआ कि पहली परिस्थिति में बालक ने भाषा सीखी और दूसरी परिस्थिति में भाषा के उपयोग से दूसरे विषय उसने पढ़े। तो इसका मतलब इस वार्ता में, इस कथन में भाषा के अधिगम का अंतरण हो रहा है। किसका अंतरण हो रहा है? भाषा के अधिगम का अंतरण हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमें ध्यान में रखना है कि पहली परिस्थिति में सीखी हुई कोई भी बात, कोई भी व्यवहार जब दूसरी परिस्थिति में काम में आता है, दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग किया जाता है, तो वो अपने आप में क्या होती है? अधिगम का अंतरण की स्थिति होती है। लिखिए, जब एक बालक या व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में बालक या व्यक्ति किसी एक परिस्थिति में किसी व्यवहार को सीखता है, किसी व्यवहार को सीखता है और फिर दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करता है, दूसरी परिस्थिति में उसका उपयोग करता है, तो इसे सीखे हुए व्यवहार या अधिगम का अंतरण कहते हैं। अधिगम का अंतरण कहते हैं। स्टेप बदल कर लिखो, जैसे एक बालक पहली बार जब विद्यालय में जाता है तो उसे भाषा सिखाई जाती है और फिर वह बालक उस भाषा के ज्ञान के आधार पर
अन्य विषय पढ़ने लगता है, अन्य विषय पढ़ने लगता है, पढ़ने लगता है, तो यहाँ भाषा के अधिगम का अंतरण हो रहा है। यहाँ भाषा के अधिगम का अंतरण हो रहा है। अधिगम का अंतरण हो रहा है। लिख लिया आपने? तो ये क्या है? अधिगम का अंतरण है। मतलब यहाँ हम ये समझ सकते हैं कि पहली परिस्थिति में प्राप्त कोई भी ज्ञान या व्यवहार जो होता है वो दूसरी परिस्थिति में क्या करता है, किसी व्यवहार को काम में लेने की स्थिति को दर्शाता है। उसे हम अधिगम अंतरण के नाम से जानते हैं। अब इसके बाद में देखिए अधिगम अंतरण को लेकर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है। तो यहाँ पर कुछ विद्वानों के जो विचार हैं उनके आधार पर हमें ये देखना है कि किस तरह से विद्वानों ने अधिगम अंतरण को डिफाइन किया है या समझाने का प्रयास किया है। तो अधिगम अंतरण को खास तौर पर समझाने का प्रयास किया है एक तो कॉलसनिक ने सबसे बेहतर तरीके से इस बात को बताया है कि अधिगम अंतरण क्या होता है। तो लिखिए, कॉलसनिक के अनुसार, कॉलसनिक के अनुसार कॉलसनिक के अनुसार लिखो, पहली परिस्थिति में प्राप्त अब बंद कर दो, निकल गया। पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अभियोग्यता एवं कौशल का, अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग, पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम अंतरण है। पहली परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान अभियोग्यता एवं कौशल का दूसरी परिस्थिति में उपयोग ही अधिगम अंतरण है। देखो, पहली परिस्थिति में जैसे मान लीजिए आप सभी लोगों ने टीचर्स ट्रेनिंग ली है। जब आपने टीचर्स ट्रेनिंग ली है तो सुनिश्चित रूप से आपने टीचर्स ट्रेनिंग लेते समय सबसे पहले तो पढ़ाने का ज्ञान आपने वहाँ पर लिया है, किस तरह से और क्या पढ़ाना होता है उसके बारे में आपने सीखा है। सेकंड नंबर पर टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेजेस जो होते हैं वहाँ पर मिनी लेसन प्लान होते हैं, माइक्रो टीचिंग प्लान होते हैं, और वो माइक्रो टीचिंग प्लान जो है उनके आधार पर व्यक्ति में एक योग्यता को डेवलप किया जाता है कि वो पढ़ाएगा कैसे। टीचिंग स्किल्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम होता है वो, शिक्षक में शिक्षण की स्किल कैसे पैदा हो। तो वो टीचिंग स्किल को डेवलप करने के लिए आपको इस तरह की प्रक्रिया से गुजारा गया। फिर उसके बाद में आपके ट्रेनिंग प्रोग्राम में से ही कुछ ऐसे सेशन डेवलप किए गए जिनके माध्यम से आप किसी दूसरे सरकारी स्कूल में गए और वहाँ पर आपको पढ़ाना पड़ा। हो सकता है आप नहीं गए हों, वो आपकी मर्जी की बात है। बाकी नियम जो है वो यही है
और जब किसी स्कूल में आप पढ़ाने के लिए गए तो वहाँ पर पढ़ाने का अवसर आपको मिला, तो आपका जो पढ़ाने का व्यवहार है कुशलता के अंदर बदलने लगा। तो सबसे पहले आपने ज्ञान प्राप्त किया, शिक्षक के रूप में आपका जो बीएड है, बीएसटीसी है, डीएलएड है, कुछ भी है, वो योग्यता अर्जित की और आपने पढ़ाने का कौशल प्राप्त किया। उन सब का उपयोग अब आप कहाँ करने वाले हैं? अपने स्कूल में जहाँ आप टीचर बन कर के जाएंगे। जिस स्कूल में आपका पोस्टिंग होना है वहाँ पर आप उन सब का उपयोग करेंगे। इसका मतलब जो ट्रेनिंग प्रोग्राम में आपने ग्रहण किया वो आप स्कूल में काम में लेने वाले हैं। तो वही स्कूल में जब आप काम में लेंगे सारा कुछ, वो वहाँ पर आपके प्रशिक्षण के अधिगम का क्या है? अंतरण है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए। अंडरवुड के अनुसार, अंडरवुड के अनुसार अंडरवुड के अनुसार लिखें, अंडरवुड के अनुसार लिखो, वर्तमान क्रिया पर पढ़ने वाला, वर्तमान क्रिया पर पढ़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव, ही अधिगम अंतरण है। वर्तमान क्रिया पर पढ़ने वाला पूर्व अनुभवों का प्रभाव ही अधिगम अंतरण है। अब देखो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि वर्तमान समय में हम जो भी कार्य कर रहे हैं या वर्तमान समय में हमारे द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है, उस कार्य के ऊपर हमारे पुराने अनुभवों का प्रभाव पड़ता है। जैसे अभी आप यहाँ पर कई घंटे बैठकर पढ़ते हैं, तो इसलिए आप पढ़ पाते हैं कि आपने पहले स्कूल कॉलेज में इस तरह कई घंटे बैठकर पढ़ाई की हुई है, इसलिए आपको अनुभव है। सीखना है, पढ़ना है तो इस तरह से लंबे समय तक बैठना ही पड़ेगा। आप अपने किसी मित्र या साथी को जो कभी स्कूल नहीं गया, उसको साथ लाकर यहाँ इतने लंबे समय तक नहीं बैठा सकते, क्योंकि उसको इस तरह बैठकर सुनने का अनुभव है ही नहीं। मैं जो बातचीत आप लोगों से कर रहा हूँ या इस विषय को लेकर के जो भी चर्चाएं आपसे करता हूँ, ये इसलिए करता हूँ कि मैंने इस तरह के काम करने के बहुत सारे अनुभव लिए हैं। अगर मैं ये अनुभव लिया हुआ नहीं होता और आज पहली बार इस विषय को लेकर पढ़ाने के लिए आता, तो शायद इस तरह से बात नहीं कर सकता था। कारण क्या है? दो चीज़ें हमेशा आपको ध्यान रखनी है। एज ए टीचर मैं आपको बता रहा हूँ, जब आप पढ़ाने के लिए जाएंगे तब भी, जब शुरुआत टीचर पढ़ाने की करता है, आपको परखना है किसी टीचर को कि कितना पुराना है, कितना अनुभवी है, कितना नया है। तो उसका एक ही तरीका है, अगर उसके पढ़ाने में उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो चीज़ों में रुकता नहीं है, बोलना शुरू करता है और फिर बोलता ही जाता है, इट मीन्स न्यू, वो नया है और उसे डर है कि कहीं मैं रुक गया, मेरा फ्लो टूट गया तो बीच में भूल जाऊंगा, और भूल जाऊंगा तो फिर क्या करूंगा। इसलिए वो जितने टाइम पढ़ाता उस टाइम की पहले पूर्ति करके आता है। और जिस तरह से रेडियो का किसी स्टेशन के साथ में हम ट्यूनिंग करते हुए शुरुआत करते हैं और जो ही टाइम होता रेडियो का कार्यक्रम बंद हो जाता है, वैसे ही उसका भी टाइम होने के बाद में अगर स्पीड आगे पीछे रही, कम हो गई तो मैटर छूट जाएगा, ज़्यादा हो गई तो टाइम छूट जाएगा। समझ में आ रही है? लेकिन जो अनुभवी होगा, पुराना होगा,
जिसने लंबे समय तक अनुभव लिया है वो इन चीज़ों की परवाह नहीं करता है। उसे नहीं दिक्कत है कि बीच में कुछ भूल जाएगा या ये होगा, वो रुकेगा, बात भी करेगा, पढ़ाते हुए किसी दूसरे मुद्दे की ओर जाने के बाद भी वापस ट्रैक पर आ जाएगा, वो इधर उधर भटकाव में नहीं होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ये किसका प्रभाव है? पूर्व अनुभवों का। हमने जितने पहले के अनुभव लिए वो पहले के अनुभव हमारे वर्तमान के कार्यों को प्रभावित करते हैं। एक व्यक्ति पहली बार खाना बनाता है और एक 5 साल से बना रहा है, दोनों के खाना बनाने के व्यवहार में कोई अंतर होगा क्या? 5 साल से बनाने वाले को टाइम कम लगेगा और ज़्यादा अच्छा बना पाएगा। पहली बार बनाने वाले को टाइम भी ज़्यादा लगेगा और प्रॉपर वो चीज़ें नहीं बना पाएगा जैसी बननी चाहिए। तो इसका मतलब हमारा अभी का जो काम है वर्तमान का, वो हमारे पुराने अनुभवों से प्रभावित है। यही अधिगम का अंतरण है। इसका मतलब पुराने अनुभव यहाँ तक काम आ रहे हैं और पुराने अनुभवों का वर्तमान परिस्थिति में उपयोगी क्या है? अधिगम का अंतरण है। एक और विद्वान जिनके विचार हमें ध्यान रखने चाहिए, पीटरसन। पीटरसन का क्या मानना है अधिगम अंतरण को लेकर के? लिखिए, अधिगम अंतरण से अभिप्राय अधिगम अंतरण से अभिप्राय अनुभवों का विनियोग है। अनुभवों का विनियोग है। विनियोग का मतलब होता है आगे से आगे योगदान। जैसे निवेश, विनिवेश, ये शब्द आपने सुने होंगे ना। विनिवेश मतलब विशेष प्रकार से किया गया निवेश, उसी से बना विनियोग, विशेष प्रकार से दिया गया योगदान। तो पुराने जो हमारे अनुभव होते हैं, जो एक्सपीरियंस हमारे द्वारा लिया जाता है, वो नवीन परिस्थितियों में अपना क्या देता है? योगदान देता है। इसका मतलब हमारे अनुभवों का नवीन परिस्थितियों में जुड़ना, योगदान मिलना, पॉजिटिविटी या सकारात्मकता मिलना क्या है? अधिगम का अंतरण है। तो यहाँ पर हमें ध्यान रहे, अधिगम अंतरण क्या है? अनुभवों का विनियोग है। पुरानी परिस्थितियों से प्राप्त हमारे अनुभव जब आगे की परिस्थितियों में योगदान देते हैं, सहयोग करते हैं, तो वो क्या है? अधिगम का अंतरण है। मित्रों, इन तीनों विचारों से हमें ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि अधिगम अंतरण निश्चित रूप से एक परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान के दूसरी परिस्थिति में उपयोग से है या फिर उपयोग से उसका अभिप्राय है। ठीक है? तो स्टेप बदल कर लिखिए, उपर्युक्त विचारों से उपर्युक्त विचारों से उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विचारों से स्पष्ट होता है कि स्पष्ट होता है कि एक परिस्थिति के अनुभव एक परिस्थिति के अनुभव दूसरी परिस्थिति में एक परिस्थिति के अनुभव दूसरी परिस्थिति में जो योगदान देते हैं वही
अधिगम अंतरण है। ठीक है, अब देखो अधिगम अंतरण जो होता है इसको लेकर के कुछ खास सिद्धांत है। अधिगम अंतरण के सिद्धांत, अधिगम अंतरण के सिद्धांत, अधिगम अंतरण के सिद्धांत क्या क्या हैं? अधिगम अंतरण के सिद्धांत क्या क्या हैं, यानी कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो इसमें 4 से 5 सिद्धांतों को लेकर के हम जानेंगे, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि सिद्धांत होता क्या है। सिद्धांत का मतलब होता है दोस्तों, कोई भी कार्य, व्यवहार, गतिविधि, संचालन, प्रबंधन, व्यवस्थाएं जो की जाती है वो कुछ विशेष नियमों के आधार पर करने पर सरलता से हो जाती है। उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप कोई व्यवस्था भी कर रहे हैं और आपने कोई प्रोसेस ऐसा अपना लिया, नियम ऐसा बना लिया, उस नियम से आपके द्वारा की जाने वाली व्यवस्था फटाफट हो गई, तो इसका मतलब वो फ्यूचर के लिए एक सिद्धांत बन गया, एक थ्योरी बन गई कि ऐसे काम करेंगे तो जल्दी होगा। आप लोग किसी विषय वस्तु को याद करते हैं और आपको बोल करके, पढ़ करके याद नहीं होती है, लेकिन आप लिख करके याद करते हैं और आपको याद हो जाती है, तो आपका सिद्धांत याद करने का क्या हो गया? लिख करके पढ़ना। जैसे एक बालक खुद जितना काम करता है उतना ही ज़्यादा सीखता है, इसके आधार पर एक सिद्धांत बन गया लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। किसने दिया था? जॉन डीवी ने। जॉन डीवी ने दिया था लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखो। इसका मतलब उस तरीके से ज़्यादा और जल्दी काम हुआ, उसको सिद्धांत कहा गया। तो ये अपने माइंड में एकदम स्पष्ट होना चाहिए, चीज़ें एकदम क्लियर होनी चाहिए कि वो है क्या। हम सिद्धांत सिद्धांत बोलते रहेंगे, बहुत सारे सिद्धांत आएंगे, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या होता है, वो हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो सिद्धांत का मतलब एक तरीका है दोस्तों, जो कार्यों को सरल बनाता है, कार्यों को आसान बनाता है, परिणामों उत्पादक बनाता है, कम मेहनत में ज़्यादा परिणाम देता है। इस तरह के व्यवहारों को ही हम क्या बोलते हैं? सिद्धांत बोलते हैं, पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पर सिद्धांत का मतलब होता है नेचर से, प्रकृति से। किसी भी कार्य की प्रकृति ही उसका सिद्धांत है, किसी भी कार्य का नेचर ही उसका सिद्धांत है। यानी कि वर्किंग नेचर इज थ्योरी। वर्किंग नेचर क्या है? थ्योरी है। किसकी? उस वर्क की, उस कार्य की, जिस कार्य को हम कर रहे हैं, जिस कार्य को हम कर रहे हैं। तो दो बातें हमें ध्यान में रखनी है, या तो किस प्रोसेस से हम उसको कर रहे हैं जिसमें जल्दी होगा, या उसकी प्रकृति क्या है उसके आधार पे होगा। क्योंकि कई व्यवहार ऐसे होते हैं जिनकी प्रकृति फिक्स होती है। जैसे H2+O को मिलाने पर क्या बनेगा? जल ही बनेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में मिलाओ, ठीक है ना। गर्म दूध में नींबू की बूंदें डालने पे क्या होगा? क्या हो जाएगा? फट जाएगा या जम जाएगा? फट जाएगा। किसके जमेगा? आपके जम जाएगा? नहीं जमेगा। गर्म बोल रहा हूं ना मैं, गर्म दूध में नींबू डालने से वो फट जाएगा, ठीक है ना। आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, कई लोग होते हैं ना, मतलब जैसे तुम्हारे इधर कभी ऐसी घटना नहीं हुई तो मुझे नहीं आइडिया, पर जब हम छोटे छोटे थे तब हमारी मदर कह देती थी, जैसे दूध पी लिया और उसके ऊपर हल्का सा कुछ खटाई खाने लगी तो रोक देती थी, बोले अभी मत खाओ इसको, वरना जो दूध पिया वो फट जाएगा। लेकिन उसको पता ही नहीं था इस बात का, इसलिए वो बोलती थी। अब हमने जब साइंस पढ़ा है, आपने भी पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, अपने गले से जो ही दूध नीचे उतरता है ना, 1 सेकंड बाद फट जाता है। जब तक अपने गले में रहता है तब तक वो दूध रहता है, गले से नीचे उतरते ही क्या हो जाता है? वो फट जाता है। वो फटेगा नहीं ना,
तो पचेगा नहीं, और पचेगा नहीं तो आपके लिए बहुत हानिकारक हो जाएगा। ये पता ही नहीं था पहले, हम भी सोचते थे कि फटना नहीं चाहिए, घंटे 2 घंटे बाद खटाई खाएंगे। समझ में आ रही बात? आपने भी कभी सुना होगा। तो ये कुछ चीजें, वो नियम है, उसका सिद्धांत है कि वो ऐसा होगा ही होगा, ठीक है ना। जब हम पानी पीते हैं तो सर्दियों में गर्म पानी पीना पसंद करते हैं और गर्मियों में ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा कि हमारी बॉडी या हमारे स्वास्थ्य के लिए रियलिटी में कौन सा पानी उपयोगी है, ठंडा या गर्म? नहीं पता अपने को, नहीं पता ना। जिसको नहीं पता वो पता करके आएगा, जिसको पता है वो आज नहीं बताएगा। कल मैं पूछूंगा आपको ये सवाल कि अपनी बॉडी के लिए सच में कौन सा पानी चाहिए जिससे वो सही रहे, एकदम स्वस्थ रहे, ठंडा चाहिए या गर्म चाहिए, ठीक है ना। ये आपको ट्राई करना है कैसे भी करके, और मैं भूलता नहीं हूँ चीज़ों को, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ऐसा होता है, जैसे आज आपको मैंने बोला कि मैं कल ये पूछूंगा, तो आपके दिमाग में आती होगी ना, इसने कहा था ये तो भूल भाल गया। मैं भूलता नहीं हूँ, मेरी मर्जी होती है मैं पूछूं या नहीं पूछूं, बाकी मुझे सब ध्यान में रहता है कि मुझे पूछना है। तो कल मैं आपसे पूछूंगा, ठीक है ना। क्या पूछूंगा? अच्छा, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, इसके लिए आप सर्च करोगे, ट्राई करोगे, ढूंढोगे तो 2 बातें और सीखोगे। एक के साथ में 2 बातें और आपके समझ में आएगी, क्योंकि बहुत सारी बातें ऐसी है जिनका हमें पता ही नहीं है, जिनके बारे में हमको आइडिया ही नहीं है, ठीक है। तो अब आप समझ गए होंगे सिद्धांत क्या होता है। कुछ प्रोसेस ऐसे होते हैं जो तय है, प्रकृति के अनुसार आप उनको बदल नहीं सकते, वो अपने आप में क्या होते हैं, सिद्धांत होते हैं। तो ऐसे ही सिद्धांत हैं अधिगम अंतरण को लेकर के, जिसमें कहा गया ऐसा होगा तो ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा नहीं होगा, बस वही क्या है, सिद्धांत है। तो यहां आप लिखिए अधिगम अंतरण, अधिगम अंतरण होने, अधिगम अंतरण होने का व्यवहार, अधिगम अंतरण होने का व्यवहार एवं होने का व्यवहार एवं उसकी प्रकृति, उसकी प्रकृति, अधिगम अंतरण होने का व्यवहार एवं उसकी प्रकृति के आधार पर, के आधार पर जो क्रिया, जो क्रिया भविष्य के लिए संपन्न होती है, भविष्य के लिए संपन्न होती है, और संपन्न होती है और एक निश्चित परिणाम देती है, एक निश्चित परिणाम देती है, उसे निश्चित परिणाम देती है, उसे सिद्धांतों के रूप में जानते हैं। निम्न सिद्धांत महत्वपूर्ण है। पहला सिद्धांत है हमारा आज का, समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत।
समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत। समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत, ये सिद्धांतों में दो बातें आपको ध्यान में रखनी है। एक तो सिद्धांत दिया किसने, तो इस सिद्धांत को देने का श्रेय जाता है थॉर्नडाइक को। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका परीक्षा में। क्या पूछा जा चुका है? समरूप तत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत किसने दिया। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है, ये पूछा जा सकता है कि ये दिया किसने। थॉर्नडाइक ने इसको दिया है और इसके समर्थक कौन है? तो इसके समर्थक हैं रूगर और सोरेनसन। यानी सोरेनसन और रूगर इस सिद्धांत के समर्थक हैं, जबकि सिद्धांत को किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने। परीक्षा में प्रश्न जब आता है तो देने वाले का नाम ही आपसे पूछता है, तो जिसने दिया उसका नाम आपको ध्यान में रखना है। अब ये सिद्धांत है, इसमें क्या विचार दिया गया है? इस सिद्धांत में विचार दिया गया है कि पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति के यदि तत्व समान हैं, पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति के यदि तत्व समान है, तो दोनों परिस्थितियों के तत्व समान होने के कारण अधिगम का जो अंतरण होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है। कैसे? जैसे मान लीजिए हम पहली परिस्थिति में हिंदी पढ़ते हैं और दूसरी परिस्थिति में संस्कृत पढ़ते हैं, तो हिंदी की वर्णमाला और संस्कृत की वर्णमाला क्या है? एक जैसी है। तो हिंदी का ज्ञान मैक्सिमम किस में काम आएगा? इसका मतलब यहाँ पर समान प्रकार के तत्व होने से अधिगम का अंतरण अधिकतम मात्रा में होगा। गणित पढ़ने के बाद भौतिक विज्ञान पढ़ते हैं, तो भौतिक विज्ञान भी एक प्रकार से क्या है? गणित ही है। ऐसी स्थिति में गणित का ज्ञान भौतिक विज्ञान में अधिकतम काम आएगा। आपने कार चलाना सीखा और फिर कार चलाने के बाद आपको बस चलानी पड़ी, तो कार चलाने के बाद बस चलाने में वो ज्ञान काम आएगा कि नहीं आएगा? निश्चित रूप से आएगा, क्योंकि कार चलाने में जिस तरह से उसमें एक्सीलेटर है, स्टीयरिंग है, गियर है, ब्रेक है, क्लच है, ये कैसे काम करते हैं, सेम वो बस में भी काम करते हैं। कई बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती है कि हमारा वो ज्ञान दूसरी परिस्थिति के अंदर बहुत योगदान देता है और बहुत उपयोग भी उसका हम कर पाते हैं पॉजिटिवली। बहुत पहले 2009 में हम किसी एक यात्रा पर निकले हुए थे, काफ़ी लोग थे बाई बस, और महाराष्ट्र भ्रमण पे हम लोग गए थे। 2009 की बात है, रियल घटना है। तो कोटा से आगे झालावाड़ के रास्ते पर बस के ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई, जिसमें हम लोग बैठे हुए थे। रात का टाइम था, लगभग 11:30 बज चुकी थी। उसने कहा अब मैं गाड़ी नहीं चला सकता, एकदम अचानक उसके कुछ प्रॉब्लम हो गई। अब वहाँ पे क्या, लगभग जंगल से आते हैं, तो सबके दिमाग में ये हो गया कि ये नहीं चला पाएगा तो यहाँ क्या होगा। मैं थोड़ा थोड़ा कार चलाना जानता था, तो मैंने उससे कहा भाई विश्वास तुम्हें हो तो मैं ले चलता हूँ। वहाँ पूछा गया तो पता चला अगला कस्बा वहाँ से 9-10 किलोमीटर था। तो पहले तो एक बार तो सबने नाराज़गी जताई कि यार कहीं यहाँ तो कोई नहीं आया तो कम से कम बस से तो रहेंगे, ये पता नहीं क्या करेगा। लेकिन मैंने थोड़ा विश्वास में लिया, काफ़ी लोगों को पता भी था कि मैं थोड़ा थोड़ा चलाना जानता हूँ। मैंने कहा मैं 10 किलोमीटर ले चलता हूँ, फिर आपको लगे कि नहीं चलना तो रुक जाएंगे, वहाँ पे कस्बा तो आ जाएगा, गांव तो आ जाएगा, और आपको लगे कि चलना है तो चलेंगे। रात को मैं जब चला, थोड़ी देर बाद में नींद तो आनी थी लोगों को। 100 किलोमीटर बाद जब उनको जगाया तो कई लोग तो घबरा गए कि यार ऐसे कैसे हुआ। समझ में आ रही बात? ड्राइवर खुद अचंभे में था, लेकिन आप समझ गए होंगे ना, यहाँ पर क्या हुआ? समरूप तत्व अधिगम अंतरण हुआ। उससे पहले मैंने कभी नहीं चलाई।
लेकिन जो कार चलाने का अनुभव था वो वहाँ पर काम आया, क्योंकि चीज़ें तो वही है या नहीं है। तो ये परीक्षा में पूछा जा चुका है। साइकिल चलाने के बाद मोटरसाइकिल चलाने में कौन सा सिद्धांत लागू होगा, तो समरूप तत्व होगा। अब आप सोचेंगे उसमें कैसे होगा, साइकिल में कौन से गियर क्लच आदि होते हैं, नहीं होते। लेकिन बहुत बड़ी विशेषता होती है, साइकिल दो पहियों पर चलती है, और दो पहियों पर कोई गाड़ी चलाई जाती है तो वो कैसे चलती होगी आप सोच लीजिए, खड़ी तो नहीं रहती, वो गिर जाती है। सेम वही कंडीशन बाइक में है, वो दो पहियों पर चलती है। तो साइकिल चलाने का अनुभव जिसको होता है ना, वो स्कूटी या बाइक चलाना जल्दी सीखता है, और जिसको साइकिल चलाना नहीं आती वो डायरेक्ट स्कूटी और बाइक चलाता तो बहुत ढंग से नहीं चला पाता, होता ना। तो ऐसी स्थिति में यहाँ हमें ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति के तत्व यदि समान है, क्या है तत्व समान है, तो अधिगम अंतरण जो होता है वो कैसे होता है, मैक्सिमम होता है, अधिकतम मात्रा में होता है। लिखिए, ये तीनों के नाम लिख लिए। उसके बाद लिखो, इस सिद्धांत में माना गया, इस सिद्धांत में माना गया कि इस सिद्धांत में माना गया कि पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति, पहली परिस्थिति और दूसरी परिस्थिति में यदि तत्व समान है, यदि तत्व समान है तो तत्व समान है तो होने वाला अधिगम अंतरण, होने वाला अधिगम अंतरण अधिकतम मात्रा में होता है, अधिकतम मात्रा में होता है। जैसे ट्रैक्टर चलाने का ज्ञान, ट्रैक्टर तो जानते हो ना सब, ट्रैक्टर चलाने का ज्ञान बस चलाते समय सहयोग करता है, बस चलाते समय सहयोग करता है। दूसरा सिद्धांत है सामान्यीकरण का अधिगम अंतरण सिद्धांत। सामान्यीकरण का अधिगम अंतरण सिद्धांत, इसको देने का श्रेय जाता है चार्ल्स जुड को, और इसके समर्थक क्रॉ एंड क्रॉ। देखो, चार्ल्स जुड ने जो अपना सिद्धांत दिया, क्या हुआ, हाँ जाइए जाइए। चार्ल्स जुड ने जो अपना विचार दिया, अपना सिद्धांत दिया,
उसमें उन्होंने सामान्यीकरण अधिगम अंतरण का विचार दिया, और इनके विचारों का समर्थन किसने किया? क्रॉ एंड क्रो ने। दरअसल क्या ये सिद्धांत है? इस सिद्धांत में इन्होंने क्या बताया कि जब भी हम या कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करता है, जब हम या कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को करते हैं या करता है और बार बार उस काम को करने के बाद उस कार्य में हमें एक अच्छा अभ्यास हो जाता है, अनुभव हो जाता है, उसके बाद उस कार्य को कहीं भी अपने को करने को दिया जाए तो हम आसानी से कर लेते हैं। कहीं भी वो काम देंगे तो उसको हम आसानी से कर लेंगे, क्योंकि वो काम हमारे लिए क्या हो चुका है? सामान्य हो चुका है। लेकिन जो कार्य, जो व्यवहार हमारे व्यवहार में सामान्य नहीं होता है, उस कार्य या व्यवहार को करने में हमें दिक्कत आती है, परेशानी आती है, हमारे सामने समस्या आती है, क्योंकि वो हमारे लिए सामान्य नहीं हुआ है। तो किसी भी कार्य को करते समय, किसी भी व्यवहार को करते समय हमारा पुराना जो व्यवहार है, जो सामान्य हो चुका है, वो अपने प्रभाव को दर्शाता है। जैसे एक शिक्षक नियमित रूप से किसी विषय को पढ़ाता है, उस विषय को पढ़ाने का उसको अनुभव है, आप कहीं भी उसको पढ़ाने के लिए भेज दोगे तो पढ़ा लेगा, क्योंकि उस विषय का वो अनुभव रखता है। लेकिन जिस विषय को पढ़ाता ही नहीं, उसको पढ़ाने भेज देंगे तो पढ़ा लेगा क्या? नहीं पढ़ाएगा। 5 साल पहले मैं किसी दूसरी संस्था में इस विषय को पढ़ाता था और 2 महीने पहले किसी दूसरी संस्था में पढ़ाता था। पता है ना आपको? यहां पर मैं इसीलिए पढ़ा पा रहा हूं कि वहां से लेकर यहां तक वो व्यवहार मेरे व्यवहार में सामान्य है। इसी प्रकार से एक शिक्षक नियमित रूप से ऐसी क्लास में पढ़ाता है जहां पर 20 बालक बैठते हैं, और वो पिछले 10 सालों से 20 बालकों की क्लास में पढ़ा रहा है। तो 20 बालकों की क्लास में पढ़ाने के लिए उसको आप कहीं भी भेज दो, वो आराम से पढ़ा लेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 20 बालकों को पढ़ाना उसके व्यवहार में क्या है? सामान्य है। लेकिन यदि उसी शिक्षक को आप अचानक से 200 बालकों की क्लास में भेज देंगे तो वो घबरा जाएगा, नहीं पढ़ा पाएगा। अब आप सोचेंगे ऐसे कैसे होगा? पढ़ा लेगा वो तो 20 को पढ़ाना, 200 को पढ़ाना, नहीं पढ़ा पाएगा। 20 की संख्या जो होती है ना, वो इतना ज़्यादा उसको परेशान नहीं करेगी, लेकिन 200 की संख्या जो होगी उसको देख करके उसको लगेगा इतने लोगों को मैं एक साथ कैसे पढ़ाऊँ। मैंने मेरे जीवन में ऐसे बहुत सारे टीचर देखे हैं, बहुत सारे, जो डेमो देने के लिए आते थे और जब क्लास में जाते थे तो या तो बीच में छोड़ के आ जाते थे, या एक बड़ी संख्या को देखकर पहले से ही जाने से मना कर देते थे। 1-2 नहीं, ऐसे 50 टीचर मैंने देखे हैं। तो ये बात स्पष्ट होती है कि हमने पहले कितने बच्चों को पढ़ाया, वो हमारे व्यवहार में सामान्य है। समझ पा रहे ना? एक महिला नियमित रूप से अपने घर में खाना बनाती है, और बेस्ट खाना कौन बनाती है? महिला ही बनाती है ना, पुरुष तो नहीं बनाते। वो रोजाना हो सकता है घर में 5 मेंबर हैं, 8 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, उनका खाना बनाती है और अच्छे से बना लेती है। लेकिन अचानक अगर 50 मेंबर का खाना बनाना है तो वो क्या हो जाती है? घबरा जाती है। होता है नहीं होता है? 50 मेंबर का बनाने के लिए क्या चाहिए? कोई दूसरा व्यक्ति चाहिए, क्योंकि उसके व्यवहार में सामान्य क्या है? 10 लोगों का खाना बनाना। इसका मतलब कोई भी व्यवहार हम उसी स्थिति में सही कर सकते हैं
जिन परिस्थितियों में हमने अनुभव लिया है, वो सामान्यीकरण का सिद्धांत होता है। और जो हमारे व्यवहार में सामान्य नहीं है उसको हम नहीं कर सकते हैं। एक हलवाई होता है, वो 5,000 लोगों का खाना बहुत अच्छा बना लेता है, लेकिन अगर उसी हलवाई को घर में 3 लोगों का खाना बनाने को दे दिया जाए तो बिगाड़ देता है, क्योंकि उसको तो अनुभव है ना मुट्ठी भर के नमक डालने का। वो घर डाल देगा तो पूरा खराब हो जाएगा। स्वभाव तो उसका ऐसा बना हुआ ना। तो इसलिए सामान्यीकरण जब किसी व्यवहार में हो जाता तो वही व्यक्ति प्रॉपर कर पाता। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति जब किसी व्यवहार के साथ ढल जाता है, किसी व्यवहार के साथ ढल जाता है या उसके प्रति उसका व्यवहार सामान्य हो जाता है, तो वह उस व्यवहार को समान परिस्थिति में सामान्य रूप से कर सकता है, समान परिस्थिति में सामान्य रूप से कर सकता है, लेकिन जो व्यवहार सामान्य नहीं हो पाता, वह अन्य परिस्थिति में ठीक से नहीं कर पाता, जैसे अन्य परिस्थिति में ठीक से नहीं कर पाता, जैसे एक शिक्षक नियमित रूप से हिंदी पढ़ाता है, अगर उसे कहीं भी हिंदी पढ़ाने को दिया जाएगा, तो आसानी से पढ़ा लेगा, लेकिन यदि उसे संस्कृत पढ़ाने को दे दिया जाएगा
संस्कृत पढ़ाने को दे दिया जाएगा तो घबराने लगेगा। तो घबराने लगेगा। समग्रता का अधिगम अंतरण सिद्धांत। समग्रता का अधिगम अंतरण सिद्धांत। समग्रता का अधिगम अंतरण सिद्धांत देने का श्रेय जाता है कोहलर को। वॉल्फगैंग कोहलर। वॉल्फगैंग कोहलर जो है उनको ये श्रेय जाता है सिद्धांत देने का। ये अमेरिकी विद्वान थे, गेस्टाल्टवादी थे। आगे हम गेस्टाल्टवाद में इनके बारे में पढ़ेंगे। पहले भी अगर आपको याद हो तो हम गेस्टाल्टवादी संप्रदाय के साथ इनके बारे में बात कर चुके हैं। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और वो इनका जो सिद्धांत है वो वर्णित है इनकी पुस्तक में, चिंपैंजी की मानसिकता में, जहाँ इन्होंने लिखा है कि किस तरह से अधिगम का अंतरण होता है और उसमें समग्रता से क्या अभिप्राय है। हम उसी ज्ञान को आगे की परिस्थिति में उपयोग में ला सकते हैं जिस ज्ञान की पूर्णता से हमारे अंदर कोई सूझ पैदा हो जाती है। सूझ का मतलब होता है अचानक पैदा होने वाला ज्ञान, वो पैदा हो जाता है। लेकिन वो कब पैदा होगा, आपको मैंने उस दिन भी बताया था, जब पुराना ज्ञान क्या होगा, पूर्ण होगा। अधूरे ज्ञान से कभी भी सूझ पैदा नहीं हो सकती। आपने देखा होगा, एक कहावत आपने सुनी होगी हिंदी में, अज्जल गगरी छलकत जाए। मतलब कोई घड़ा, मटका या गगरी जिसको हम बोलते हैं, जिसमें पानी आप इधर से उधर ले जाते हैं, अगर वो आधी भरी हुई है और फिर आप उसको ले जाते हैं तो आपके चलने की वजह से जो उस बर्तन के ऊपर प्रभाव आएगा उससे पानी छलकता छलकता पूरा खाली हो जाएगा। लेकिन यदि आपने उस गगरी या बर्तन को पूरा भरा हुआ है तो उसको हिलने और छलकने की जगह नहीं मिलेगी, तो पूरा भरा हुआ डेस्टिनेशन तक पहुंच जाएगा। जहां तक आपको ले जाना है मंजिल तक वो चला जाएगा। इसी प्रकार से अधूरा ज्ञान कभी अंतरित नहीं हो सकता। मैं जिस सब्जेक्ट को लेकर आपसे बात कर रहा हूं, जिस बिंदु को लेकर बात कर रहा हूं, अगर उस बिंदु का मुझे अधूरा ज्ञान है, थोड़ी बहुत चीज़ें मैं जानता हूं, थोड़ी बहुत नहीं जानता, तो ये तो तय है मैं जितना जानता हूं उतना तो बता दूंगा, लेकिन मेरे मन में डर रहेगा, भय रहेगा कि यदि बीच में किसी ने कुछ पूछ लिया तो फिर मैं क्या करूंगा, वो तो मुझे नहीं पता। मुझे केवल ये पता होता है कि अधिगम अंतरण क्या है। मुझे अवधारणाएं पता नहीं होती और नहीं ये सिद्धांत पता होते और उसके प्रकार पता होते, और फिर मैं बता रहा होता और अचानक कोई कहता है कि आप बीच में ये भी बताओ कि समरूप तत्व अधिगम अंतरण सिद्धांत क्या है, तो फिर क्या होता, बता पाना संभव नहीं था ना। एक डर रहता मन में, एक भय रहता। तो यहाँ पर यह ध्यान रखने वाली बात है कि कोई भी व्यक्ति, उसके पास जो ज्ञान होता है वो अधूरा होता है तो उसको कभी अंतरित नहीं कर सकता, दूसरों तक वो नहीं पहुँचा सकता। और एक ये भी है कि जिसके पास में बहुत ज़्यादा ज्ञान होता है, उस बहुत ज़्यादा ज्ञान में से भी आवश्यक ज्ञान को देना बड़ा मुश्किल काम होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मुझे किसी बिंदु को लेकर के 10 पेज का मैटर ध्यान में है, लेकिन आपके
1 पेज का मैटर ही काम में आएगा। तो ये आसान काम नहीं है, 10 पेज की बात को आप 1 पेज में बता दो, बहुत मुश्किल काम है। क्यों मुश्किल है? क्योंकि उन 10 पेजों में से केवल 9 पेज स्किप करके एक नहीं बताना है, बल्कि उन 10 पेजों को समराइज करके किसमें बताना है? एक में बताना है। तिल का ताड़ बनाया जा सकता है, लेकिन ताड़ का तिल नहीं बनाया जा सकता। यह आसान नहीं है। तिल का ताड़ तो कोई बना दे, बात का बवंडर बना सकते हैं, लेकिन बवंडर को बात में नहीं बदल सकते। समझ में आ रही है ना? क्योंकि जो चीजें बिफर जाती है, बड़ी हो जाती है, उनको छोटा करना बड़ा मुश्किल है। 1 लाख वट वृक्ष पैदा करने की क्षमता रखने वाले 1 लाख बीजों को आप अपनी मुट्ठी में बंद कर सकते हैं, लेकिन एक वट वृक्ष को जीवन पूरा कर सकते हो, पर मुट्ठी में बंद नहीं कर सकते। हो सकता है क्या? क्योंकि वट वृक्ष का जो बीज होता है ना, कितना छोटा होता है पता आपको? राई से भी छोटा होता है। इसलिए उसको 1 लाख बीजों को मुट्ठी में कैसे भी आप बंद कर सकते हो, लेकिन वट वृक्ष कितना बड़ा होता है संसार में, इसका जो फैलाव होता है ना, वैसा दूसरे किसी पेड़ का नहीं होता। ऊंचाई भले इससे भी बहुतों की मिल जाएगी, लेकिन दुनिया में कई वटवृक्ष ऐसे हैं जिनकी फैलाव की क्षेत्र की बात करें तो 1 किलोमीटर में फैला हुआ है। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। कितनी दूर में फैला हुआ? तो समझ में आ रही बात? तिल का ताड़ बना सकते हैं, ताड़ का तिल नहीं बना सकते। तो यहां पर इस सिद्धांत में यही कहा गया है कि आपके पास में बहुत सारा ज्ञान है, तो उसको समराइज करके बताना भी बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन आप ये भी जान लीजिए कि कम ज्ञान है तो भी पूरा बताना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्ञान को अंतरित करने में सूझ की जरूरत पड़ती है, इंसाइट की जरूरत पड़ती है, अंतर्दृष्टि की जरूरत पड़ती है। और इंसाइट जो आती है, अंतर्दृष्टि जो आती है, सूझ जो आती है, वो किससे आती है? पूर्व ज्ञान की समग्रता से आती है। इसलिए इस सिद्धांत में कहा गया कि जब एक व्यक्ति के पास पूर्व अनुभव या ज्ञान होता है, समग्र रूप से होता है, तो उसमें सूझ पैदा हो जाती है, और उस सूझ की वजह से वो अपने पुराने अनुभवों को नई परिस्थिति में काम में ले सकता है। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको किसी विषय के बारे में बहुत सारी जानकारियां हैं, उनको पूछेंगे तो बता देंगे। हो सकता है अधिगम अंतरण का जो अपना बिंदु चल रहा है वो उसने पूरा पढ़ रखा और अच्छे से उसको याद है, कोई भी प्रश्न में पूछूंगा तो जवाब दे देगा। लेकिन मैं उसको कहूँगा यहाँ आकर के पूरा वैसा का वैसा बता दे, तो वो नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि पूर्व ज्ञान से क्या पैदा होना जरूरी है? सूझ। मैं यहाँ पर आपसे जो बात कर रहा हूँ ना, वो पूर्व ज्ञान के आधार पर जो सूझ मुझे आ रही है अभी तात्कालिक परिस्थिति में, उनसे बात कर पा रहा हूँ। अगर सूझ नहीं आएगी तो मैं नहीं बता पाऊंगा। यही तो कारण होता परीक्षा में, जब हम पेपर देने जाते हैं पूरा पढ़ के जाते हैं, और कोई प्रश्न आता जिसके बारे में अच्छे से पता है, ये तो हमने पढ़ा था, लेकिन उत्तर नहीं आता। प्रॉब्लम क्या है? सूझ वाला फ्यूज उड़ गया। क्या हो गया? हाँ, वो फ्यूज जब तक हमारा प्रॉपर नहीं होगा तब तक दिक्कत होगी। आपको पता, आज से 15 साल पहले घरों में एक दिन में कई बार लाइट जाती थी। आगे से दिन भर लाइट आ रही है ना, तो भी हर घर के अंदर कई बार लाइट चली जाती थी, 2-3 बार तो अमूमन जाती थी। और जब लाइट जाती थी ना, तो लोग ये नहीं सोचते थे लाइट कट गई है, पहले नंबर पे सोचते थे फ्यूज उड़ गया। क्योंकि पहले सिस्टम क्या होता था? फ्यूज का होता था। जानते हो कि नहीं जानते हो? और फिर घर वाले थोड़े से घर में वायर रखते थे, थोड़ा समझदार आदमी नया वायर लगा देता था, लाइट आ जाती थी। अब जमाना बदल गया, अब वैसे फ्यूज नहीं आते हैं, अब फ्यूज उड़ता नहीं है। तो आप भी जमाने के साथ बदलो, फ्यूज नए वाले बनवाओ। किसी के पुराने चल रहे ना अभी भी। फिर एक नया सवाल पैदा होगा, फ्यूज बनवाने जाएं कहाँ? वो फ्यूज कहाँ बनता है?
तो वो फ्यूज़ बनता है नेक्स्ट गुरु में। कहाँ बनता है? जहाँ आप आ चुके हैं। अब बस काम आपका ये कि उस फ्यूज़ को मजबूत करना, वो उड़ना नहीं चाहिए। कैसे नहीं उड़ेगा वो? जब हम चीज़ें सीखने के साथ साथ अभ्यास करते जाएंगे, कि हमारा वो फ्यूज़ अभ्यास पर निर्भर है। हमने पढ़ तो लिया लेकिन उसका अभ्यास नहीं किया ना, तो फिर वो गायब हो जाएगा। समझ रहे हैं बात को आप? तो अभ्यास नियमित रूप से आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको विदित होगा, कल एक मैंने घोषणा की थी, छोटी सी, सुना होगा। और उसके बाद अभी तक की जो मुझे जानकारी है, राजस्थान का ऐसा कोना नहीं है जहाँ से बच्चा हमसे नहीं जुड़ रहा है। और वो दिन दूर नहीं जब पहले घर घर में अपनी क्लास चला करती थी, वो अब भी चलने वाली है। क्योंकि सबको पता है पक्का फ्यूज़ कहाँ बंधेगा? जहाँ आर के वैष्णव होगा। समझ रहे हो ना? तो आप तो यहाँ पर प्रॉपर आ गए हो। आपका फ्यूज़ तो उनसे कई गुना ज़्यादा क्या होना चाहिए? परफेक्ट होना चाहिए। हाँ या नहीं? ठीक है, तो लिखिए। जब कोई भी पूर्व ज्ञान या अनुभव, कोई भी पूर्व ज्ञान या अनुभव पूर्व ज्ञान या अनुभव समग्र रूप में होता है। समग्र रूप का मतलब तो जानते हैं ना? संपूर्ण होता है, पूरा होता है। समग्र रूप में होता है तब ही सूझ पैदा होती है, तब ही सूझ पैदा होती है और सूझ के कारण एक व्यक्ति नवीन परिस्थितियों में अपने पूर्व ज्ञान का उपयोग कर पाता है। अर्थात अधिगम अंतरण में पूर्व ज्ञान से पैदा होने वाली सूझ, पूर्व ज्ञान से पैदा होने वाली सूझ महत्वपूर्ण होती है। द्वितत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत। द्वितत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत। द्वितत्व अधिगम अंतरण क्या है, या द्वितत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत क्या है? द्वितत्व अधिगम अंतरण का सिद्धांत जो है, ये किसके द्वारा दिया गया? तो ये सिद्धांत देने का श्रेय जाता है स्पीयरमैन को। किसने दिया इसको?
स्पीयरमैन ने। स्पीयरमैन जो है खास तौर पर इन्होंने बुद्धि का सिद्धांत दिया था, द्वितत्व बुद्धि सिद्धांत या द्विखंडात्मक बुद्धि सिद्धांत या द्विकारक बुद्धि सिद्धांत। इन्होंने त्रिकारक बुद्धि सिद्धांत भी दिया था बाद में। तो वहाँ पर इन्होंने जो सिद्धांत दिया लगभग उसी प्रकार का सिद्धांत यहाँ पर इनका है, जिसमें इन्होंने माना है दोस्तों कि एक व्यक्ति जो होता है उसकी बुद्धि में इस तरह से दो प्रकार के कारक होते हैं। एक व्यक्ति की बुद्धि में कितने कारक होते हैं? दो प्रकार के कारक होते हैं, जिसमें एक कारक जो होता है वो मध्य में होता है, जी कारक, और इसके चारों तरफ बाहर की ओर एस कारक होते हैं जो भ्रमण करते रहते हैं। जी कारक सिंगल होता है। जी कारक क्या होता है? सिंगल। सिंगल का मतलब कंवारा नहीं, एक होता है। क्या होता है? एक होता है। और एस कारक जो है ये बहुत सारे होते हैं, असंख्य होते हैं। क्या होते हैं? असंख्य होते हैं। ये एस कारक जो होते हैं ना, ये सीखने में योगदान देते हैं। हम जो भी चीज़ें सीखते हैं ना, वो सीखने में इनका योगदान होता है। क्योंकि जो भी बाह्य वातावरण से हम चीज़ों को ग्रहण करते हैं, उनको ग्रहण करने में जो मदद करने वाला कारक है वो कौन सा है? एस कारक है। और ये चीज़ों को ग्रहण करके, ज्ञान को ग्रहण करके किसके पास पहुंचाते हैं? जी कारक के पास। और जी कारक जो होता है उससे हम चीज़ों को किस में लाते हैं? उपयोग में लाते हैं। उपयोग में योगदान देता है जी कारक और सीखने में योगदान देता है एस कारक। तो इस आधार पे स्पीयरमैन ने कहा कि जो भी जानकारी आप ग्रहण करते हैं या जो भी जानकारी आप प्राप्त करते हैं, तो ग्रहण करने के अंदर या प्राप्त करने के अंदर तो आपके एस कारक काम आ रहा है, और उसको उपयोग में लाने के लिए कौन सा कारक काम आ रहा है? जी कारक काम आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ अधिगम अंतरण का जो प्रोसेस होता है वो यही तो होता है। एक परिस्थिति में हम सीखते हैं, दूसरे में काम में लेते हैं। तो इन्होंने कहा दो कारक होते हैं आपके अधिगम अंतरण में, एक वो कारक जो पहली परिस्थिति में काम करता है सिखाने का, दूसरा वो कारक जो दूसरी परिस्थिति में काम आता है उपयोग में लाने का। इसीलिए इस सिद्धांत को क्या कहा गया? द्वितत्व या द्विकारक अधिगम अंतरण सिद्धांत। ठीक है, लिखिए। स्पीयरमैन ने अपने इस सिद्धांत में कहा कि अधिगम अंतरण की प्रक्रिया में दो कारकों का योगदान होता है। अधिगम अंतरण की प्रक्रिया में दो कारकों का योगदान होता है, जिसमें पहला कारक एस कारक होता है। पहला कारक एस कारक होता है, जिसके द्वारा हम सीखते हैं। और दूसरा कारक
दूसरा कारक जी कारक होता है, जी कारक होता है जिसके द्वारा हम सीखे गए व्यवहार को, जिसके द्वारा हम सीखे गए व्यवहार को उपयोग में लाते हैं, सीखे गए व्यवहार को उपयोग में लाते हैं। ठीक है। लास्ट में लिख लो, अर्थात अधिगम अंतरण में दो कारक उपयोगी हैं। अर्थात अधिगम अंतरण में दो कारक उपयोगी हैं। पांचवा और हमारा अंतिम सिद्धांत है मूल्यों के अभिज्ञान का अधिगम अंतरण सिद्धांत। मूल्यों के अभिज्ञान का अधिगम अंतरण सिद्धांत, ये सिद्धांत दिया है दोस्तों बागले ने। यहाँ पर हमारे सामने दो खास शब्द हैं, एक है मूल्य, दूसरा है अभिज्ञान। एक है मूल्य, दूसरा है अभिज्ञान। कौन बताएगा मूल्य क्या होता है? बोलिए, मूल्य किसे कहते हैं? इतने लोगों में से कोई नहीं बता रहा। पैसा। बहुत बढ़िया। कभी किया आपने ऐसा कि आप एक शर्ट लेने गए 500 की और उसकी जगह 100 की 5 लेके आ गए? बोलिए, किया है नहीं किया? किया तो नहीं, तो होता भी नहीं, क्योंकि होता वही है जो हम लोग करते हैं। एक दिन मैंने बोला था ना, व्यवहार क्या है? जो हम करते हैं। ठीक है ना। मूल्य का मतलब होता है दोस्तों गुण, क्वालिटी, विशेषता। उसी के आधार पर किसी वस्तु की कीमत लगाई जाती है। जैसे आपने बोला ना, एक 100 रुपये की शर्ट, एक 500 की शर्ट, तो 500 की शर्ट के गुण ज़्यादा हैं, इसलिए उसकी कीमत ज़्यादा है, इसलिए तो उसको कहते हैं मूल्यवान, ज़्यादा मूल्य वाली। समझ रहे हो ना। 100 रुपये की कम गुण है तो कम मूल्य की है। ठीक है ना। तो मूल्य का मतलब होता गुण से। दूसरा शब्द है अभिज्ञान। अभिज्ञान का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? बताओ भाई, आप बताओ। काली टी शर्ट में बैठे हो ना आगे। हाँ, नहीं पता? क्यों? आप बताओ बहन जी, क्या नाम है आपका? बताइए। नहीं पता अभिज्ञान का मतलब?
हिंदी वाला स्टूडेंट कौन आप में से, हिंदी सब्जेक्ट जिसके है सेकंड पेपर? बहुत सारे हैं, लेकिन अभी नहीं है किसी के। आपके है? अच्छा, नहीं है फिर भी बताना चाहते हो, मतलब हिम्मत वाले हो। बताइए। पहले का ज्ञान, तो फिर तो यूं बोलता था ना, अभी ज्ञान मतलब अभी का ज्ञान। अभिज्ञान का मतलब होता है दोस्तों मॉडल, आदर्श। क्या होता है? मॉडल या आदर्श का पर्यायवाची शब्द है अभिज्ञान। हिंदी तो मजबूत बना लो, साइकोलॉजी तो अपने आप आ जाएगा। हम लोग सबसे बड़ी गलती कहाँ करते हैं? अपनी भाषा पर पकड़ नहीं बनाते। भाषा पर हमारी पकड़ होना जरूरी है। बहुत सारे प्रश्नों का उत्तर तो हमें इसलिए नहीं आता कि भाषा पर पकड़ नहीं होती। एक दिन मैं, ये टाइम काफ़ी हो गया, एक क्लास में मैं पढ़ा रहा था, रुचि और अवधान एक सिक्के के दो पहलू हैं। 2-3-4 महीने पहले की घटना है। अच्छे से समझा दिया, रुचि जहाँ होती है वहाँ अवधान होता है, जहाँ अवधान होती है वहाँ रुचि होती है। एक स्टूडेंट ने पर्ची लिख के मेरे पास भेजी। उसने कहा सर ऐसा हो ही नहीं सकता, जहाँ अवधान है वहाँ रुचि होती है, और मैं लिख के दे सकता हूँ। ऐसा नहीं होता, आप गलत बता रहे हैं। मैं तो एक सेकंड में समझ गया था कि उसको प्रॉब्लम कहाँ है, उसको प्रॉब्लम कहाँ है, लेकिन वो नहीं समझ पा रहा था। दरअसल क्यों नहीं समझ पा रहा था? क्योंकि अवधान एक ऐसा शब्द लगता है जैसे कोई व्यवधान है। अवधान जो शब्द है ना, वो कैसे लगता है? बाधा की तरह लगता है ना, जैसे कोई बाधा, रुकावट ऐसे। तो उसके दिमाग में वो बैठा हुआ तो अवधान है, ये तो बाधा है। और बाधा रुचि तो उल्टा हो गया मामला, गलत पढ़ा रहा मास्टर। उसको नहीं पता मास्टर ने लाखों मास्टर बना दिए। वह बाद में मैंने उसको सबके सामने नहीं, अलग से समझाया। बोले नहीं नहीं, मैं कल किताब लेके आऊंगा। अगले दिन खुद ही नहीं आया, 2 दिन बाद आया, ये सोच के कि भूल गया होगा। लेकिन अपन भूलने वाले थोड़ी हैं। अपने को तो 5 साल की उम्र की बातें भी आज तक याद है। जो ही वो अगले 2 दिन बाद आया तो मैंने कहा वो किताब कहाँ तेरी? बोले सॉरी सर, वो आप सही थे। गड़बड़ कहाँ हुई? भाषा का ज्ञान नहीं होने पे हुई। और वो तो अच्छा हुआ उसने मुझे पूछ के टकरा लिया, वरना वो परीक्षा में भी गलत करता है नहीं करता? तो भाषा हमारी मजबूत होनी चाहिए। अगर भाषा मजबूत नहीं है तो कई बार हम लोग चीज़ों को नहीं समझ पाते। जंगल में झुंड में पाए जाने वाले पशु, जंगल में झुंड में पाए जाने वाले पशु जिनके बड़े बड़े सींग होते हैं, कोई 12 सींगों वाला होता है, कोई कम सींगों वाला होता है, क्या नाम है उसका? जनरली क्या बोलते हैं उसको? हिरण। वो हिरण नहीं है, वो हरिण। क्या है वो? हरिण। लेकिन सब क्या बोलते हैं? ये प्रॉब्लम है, ये हमारी समस्या है। जब तक ये दूर नहीं होगी ना, तब तक हम बहुत कुछ नहीं कर पाएंगे। संस्कृत, सब बोलते हैं संस्कृत। पृथ्वी, पृथ्वी बोलते हैं ना। जनता, उसको बोलते हैं जनता। हिरण्य कश्यपु, हिरण्यकश्यप। भर्तृहरि, भर्तृ। यस और नो? इट इज लैंग्वेज प्रॉब्लम। जब तक ये दूर नहीं होगी ना, तब तक हम लोग बहुत चीज़ों में मिस करेंगे, बहुत चीज़ों को हम छोड़ देंगे, स्किप हो जाएगी हमारी ज़िंदगी से। 49
हिंदी में बोलो। 49। गुणनचास, न 49 होता न गुणनचास होता। 49 का मतलब होता है नीचा देखना। 49, चास का मतलब देखना, उनका मतलब नीचे, वो होता है 49। उनका मतलब एक कम, किसमें? 50 में। 89, 90 में एक कम। 19, जिसको आप बोलते हो 19, 19 नहीं है वो, 19 है, 20 में एक कम। इसलिए तो 29 आता है, 39 आता है, 59 आता है। लेकिन हमारे भाषा में इस तरह के व्यवहार पैदा हो गए जो कई बार हमें प्रॉब्लम देते हैं। इधर बांसवाड़ा डूंगरपुर के बच्चे जब उधर हमारी तरफ पढ़ने जाते हैं तो 67 को बोलते हैं 67, बोलते हैं ना। अब वो सड़ कब गए हमें तो यही पता नहीं लगा। बोलते हैं नहीं बोलते हैं। मैं एक बार बांसवाड़ा में पढ़ाने गया तो एक दुकान से मैंने सामान खरीदा और कितने का था मुझे नहीं आइडिया, तो मैंने उसको कहा कि कितने पैसे दूं, तो एक महिला थी, उसने कहा तरी दे दो। क्या दे दो? मैं सोचा यार गणित इतनी पढ़ ली साली, तरी तो आती नहीं उसमें, कौन सी तरी दूं मैं। अब मैं सोचा यही कि उपाय है, अब क्या बोलेंगे। मैंने 100 का नोट निकाल के दिया, मुझे पता था 20, 25, 30 रुपए की चीज़ हो सकती है। तो मैंने एक 100 का नोट निकाल दिया, अपने आप प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी, जो काटना काट लेगी। उसके पास चेंज नहीं थे, उसने कहा नहीं नहीं खुले पैसे दो। अब मेरे तो समस्या हो गई, कितने दूं। एक वहाँ से कोई जा रहा था, समझदार सा लगा, मैंने पूछा उसको, मैंने कहा भैया एक बार ये कितने पैसे बोल रहे हैं बता दो ना। तो फिर उसने पूछा, तो ये कह के चला गया तरी दे दो। समझ में आ रही कोई बात? ये भाषा की प्रॉब्लम है, और ये चीज़ें कई बार वहाँ पर दुख देती है जहाँ पर सही उच्चारण हमें आना चाहिए। सही उच्चारण नहीं आएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बाड़मेर और जैसलमेर साइड के बच्चे, अब तो मैं जोधपुर में खूब रहा तो मैं सब समझ गया उधर की भाषा को। जब मैं जयपुर में था तो वो आते थे, और एक बार ऐसे बात चली पता नहीं किस मुद्दे पे, तो उन्होंने कहा सर बीज की तो छुट्टी कर दो। मेरा दिमाग खराब हो गया, मैंने कहा बीज की क्या छुट्टी करूं? बीज क्या होता है? द्वितीया होती है ना, द्वितीया, उसको कहते हैं वो बीज। ये प्रॉब्लम है हमारी, क्योंकि हम स्थानीय भाषा को जब बहुत ज़्यादा वेटेज देते थे ना, तब हम मूल भाषा को नहीं समझ पाते। और परीक्षा के अंदर या कंपटीशन में तो हमें कौन सी आनी चाहिए? बीज और तरी से काम नहीं चलेगा, वहाँ तो वास्तविकता से चलेगा। थोड़ा सा गौर कीजिए, ध्यान दीजिए, है ना। नहीं अब तो मुझे पता है तरी का मतलब 30 होता है। उसके बाद तो मैं काफ़ी टाइम गया हूँ, कई बार तो सीख गया हूँ, है ना। तो मैं सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? ये भाषा की प्रॉब्लम है। तो अभिज्ञान का मतलब होता है आदर्श। तो आदर्श ज्ञान को ही आमंत्रित कर सकते हैं। यह सिद्धांत कहता है कि आदर्श ज्ञान को अंतरित कर सकते हैं। आदर्श ज्ञान को कैसे अंतरित कर सकते हैं? जैसे मेरी पहचान है साइकोलॉजी के टीचर के रूप में, जबकि ओरिजिन तो मेरी साइंस से है, मैं तो साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट रहा हूँ मूलतः। लेकिन साइकोलॉजी पढ़ा, साइकोलॉजी पढ़ाया तो धीरे धीरे आज पहचान किस रूप में हो गई, है ना। अब मेरे को साइंस आता होगा क्योंकि मैंने 11th क्लास से साइंस पढ़ा, तो जनरल साइंस तो आता होगा ना। कल मैं कह दूं मैं आपको कल से जनरल साइंस पढ़ाऊंगा तो एक ही नहीं पढ़ेगा मेरे से, कि गलत पढ़ा देगा। क्यों? क्योंकि मेरा आदर्श क्या बन चुका है? साइकोलॉजी बन चुका है, मनोविज्ञान बन चुका है। तो इसका मतलब जो हमारा आदर्श ज्ञान होता है उसी को आमंत्रित कर सकते हैं, बाकी को नहीं कर सकते। लिखिए, इस सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार कोई भी व्यक्ति अपने गुण या मूल्यों में से, कोई भी व्यक्ति अपने गुण या मूल्यों में से उन्हीं को अंतरित कर सकता है, उन्हीं को अंतरित कर सकता है, गुण या मूल्यों में से उन्हीं को अंतरित कर सकता है
कर सकता है जो उसके आदर्श गुण होते हैं, जो उसके आदर्श गुण होते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे अधिगम अंतरण के सिद्धांत। ठीक है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे अगले बिंदु को लेकर। ठीक है, एक बार वो उनको बुला के